हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नेक्स्ट मेटल एंड नॉन मेटल। सेम वही पैटर्न यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था। एनटीएससी के जो 2013 से और 2019 के बीच में जो क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए गए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं हम उन्हीं को यहाँ पे सोल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम्स आती हैं या क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक दिमाग में एक बात सेट होनी चाहिए कि जो आपके पास नॉलेज है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितनी अच्छी नॉलेज आपके पास होगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, उतनी ही आपके लिए चीज़ें ईजी रहेंगी। और जितना आप कोशिश करते हो कि हम बस आंसर पता लग जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें अरेंज करने में या किसी क्वेश्चन के बारे में रीज़न देने में, एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस होगी। जब आपका कंटेंट क्लियर हो जाता है, जब आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, तो क्वेश्चंस किसी भी बुक से हो, किसी भी पब्लिकेशन का हो, कहीं से हो, कोई मैटर नहीं करता। और जब आप ओनली क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, तो जैसे एक पब्लिकेशन से आप दूसरी पब्लिकेशन पे मूव करेंगे, यदि सेम क्वेश्चन भी रिपीट होता है तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। क्योंकि वो दोबारा आपको फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करना है। तो इससे बेटर है कि हम अपने कंटेंट पे ध्यान दें, बार बार चीज़ों को रिवाइज करें। जो चीज़ें आपको लिखने के लिए दी जा रही हैं, जो होमवर्क आपको कराया जा रहा है, जो असाइनमेंट में क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, उनको आप लोग क्या करेंगे, रेगुलर फॉलो करेंगे। क्योंकि वही चीज़ें आपको मोर देन क्वेश्चंस करने में आपकी हेल्पफुल रहेंगी। यदि कोई डाउट आता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो टीचर से कंसल्ट करें या अपने नोट्स से रिवाइज करें। तो बेटर है अभी आप घर पे हो और घर से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बनता है कि आपकी नोटबुक आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और उस बेस्ट ऑप्शन का आप यूटिलाइज कैसे करेंगे, जितना अच्छा कंटेंट आप बुक में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे बुक से, या लेक्चर्स जो वीडियो लेक्चर्स आपके पास हैं उनसे जितना अच्छा कंटेंट आप बुक में लिखेंगे, और जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे तो वही कंटेंट आपकी हेल्प करेगा उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से। एनटीएससी के जो वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आया हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर। फिर भी किसी बच्चों को डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और भी सोशल मीडिया जो हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप कोई भी बच्चा अपना क्वेश्चन या क्यूरी वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो फिजिकली वो प्रेजेंस होके टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो हमारा टाइम सुटेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी अपना डाउट ले सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। PQNR 3 एलिमेंट्स आपके पास हैं जो क्या कर रहे हैं, फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन की एक केमिकल रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी। तो ये बोलता है कि अरेंज PQR इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट आंसर बताना है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर बात ये आती है कि भाई रिएक्टिविटी, किसी भी एलिमेंट के बारे में हमें ये कैसे पता चले कि वो हाईली रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव है, वो स्टेबल है, या वो एलिमेंट स्टेबल नहीं है। तो इन सब बातों को जानने के लिए सबसे पहले जो हम फॉलो करते हैं वो हम देखो भाई, यदि कोई एलिमेंट बिना किसी कैटलिस्ट के, बिना किसी हीट के, मतलब आपको कुछ नहीं करना, ना हीट लगानी है ना कोई कैटलिस्ट डालनी है, और वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एटमॉस्फेयर के साथ, और कोई एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन करता है या कोई एक नए सॉल्यूशंस को बनाता है, तो जिसको हम क्या डिस्कस करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं कि उसकी उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी मतलब फास्ट है। सेकंड थिंग, दो एग्जांपल्स में बात कर लेते हैं। मान लो मेरे पास एक मेटल है लोहे की, ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या है, पेट्रोल। अब दोनों में से मुझे रिएक्टिविटी पता करने की किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली आप भी कहोगे कि सर पेट्रोल होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, या डीजल जो आपके पास होगा वो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो वो चीजें आपने कैसे पहचाननी, क्योंकि जब आप एटमॉस्फेयर में दोनों चीजों को रखेंगे तो पेट्रोल होगा वो जल्दी से क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो वो हवा में उड़ जाएगा, मतलब वहां पे उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे लेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वहां से मुझे एक चीज जरूर समझ में आती है कि भाई वो क्वांटिटी कम होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, क्यों,
क्योंकि उसने क्या किया, पेट्रोल ने या डीजल जो भी आपके पास था, तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेके आया और उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड बनाए और एटमॉस्फेयर में वो चला गया। बट मेटल ऐसा नहीं कर पाया। मेटल यदि ऑक्साइड बनाएगा तो उसके ऊपर ही जो एक लेयर बन जाएगी, कोटिंग बन जाएगी, वो कैसे होगी, वो ब्राउन कलर की होगी। अब वहां से हमें पता चलता है कि भाई रिएक्टिविटी क्या होती है। तो रिएक्टिविटी वो होती है जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देखो पेट्रोल को ऑक्सीजन के साथ टच में लाने के लिए हमें किसी रिएक्टिविटी की जरूरत नहीं की। इनफैक्ट हम जब कहीं पे भी किसी कंटेनर में स्टोरेज करते हैं तो हमारी मोस्टली टेंडेंसी ये रहती है कि इसको इतना टाइटली पैक किया जाए ताकि ये एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट ना कर पाए। तो यहाँ पे भाई रिएक्टिविटी क्या होगी, तो वही रिएक्टिविटी है कि जब कोई एलिमेंट बिना किसी कैटलिस्ट के, बिना किसी हीट के, बिना किसी एंथैल्पी के, व्हाटएवर जो आप यूज कर सकते हो किसी के से रिएक्ट कराने के लिए, वो चीजें वो यूज ही ना करें और उसके बाद भी वो क्या कर जाए, एटमॉस्फेयर के टच में आ जाए। दैट इज मतलब वो क्या कर रहा है भाई, वो अपने आप को ऑक्साइड बना रहा है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ रहा है, तो मतलब वो रिएक्ट कर रहा है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या होती है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। क्या होती है भाई रिएक्टिविटी? द एलिमेंट react with oxygen without any catalyst without any catalyst and heat. The element react with oxygen without any catalyst and heat. जो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करे बिना किसी हीट के और बिना किसी कैटलिस्ट के, ठीक है, और में कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड बनाए या किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, उसको हम क्या कहेंगे, हाई रिएक्टिविटी। तो अब देखते हैं रिएक्शन के अंदर, मैंने यहाँ पे मेरे पास R था, ये मेरे पास Q था, मैंने रिएक्शन करवाया, तो ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन रही है। कैसी रिएक्शन बन रही है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि क्यू ने इसको यहां से क्या कर दिया गया भाई, डिस्प्लेस कर दिया, तो क्यू मेरे पास आर बाहर चला गया, तो इससे मुझे पता चलता है कि आर की रिएक्टिविटी क्यू से ज्यादा है। आर की रिएक्टिविटी क्यू से ज्यादा है। एक रिएक्शन ने मुझे बात समझा दी है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे 2p और 3q के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो Q मेरा बाहर निकल रहा है, Q मेरा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब देखो P भी रिएक्ट हो चुका है, Q भी हो चुका है, और R, जब मैंने दो को रिएक्ट कराया, किसको, जब मैंने रिएक्ट कराया R को और Q को, तो मुझे पता चला किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, Q की रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, वहां से हटा देता है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, फिर मुझे पता चला जब मैंने रिएक्ट कराया, तो भाई देखो इन दोनों केसेस के अंदर Q की रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, R की कम थी, तो Q को मैंने यहाँ रिएक्ट करवाया, तो इसके कंपेयर में क्या हो गया, अब वैसे ही P ने Q को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, P। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, P की, और उसके बाद Q, उसके बाद R। अब इसको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, P Q एंड R, दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखो फर्स्ट रिएक्शन दोबारा रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट रिएक्शन में हमने पढ़ा जब आर को क्यू के साथ रिएक्ट कराया तो हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो उस केस में क्यू ने आर को हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। तो मतलब क्यू की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कंपेयर टू आर। क्यू की ज्यादा होगी तो क्यू की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, पी के साथ। अब पी ने क्यू को हटा दिया तो मतलब सबसे ज्यादा किस क्यू की, पी की, उससे कम किसकी, क्यू की, उससे कम किसकी, आर की। और उसके हिसाब से हमने क्या बना दिया, एक ऑर्डर पी क्यू आर, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया इसका ऑर्डर जो इसकी रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो केमिकल रिएक्शन में हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो जब कोई रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, गैसेस बाहर निकल रही होती हैं, तो हम जनरली रिएक्शंस में ये बोलते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कोई गैस से फॉर्म में होता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो कहीं पे कोई रिएक्शन हो रही होती है, फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है। मान लो मेरे पास रिएक्शन कर रहा है सोडियम, रिएक्ट कर रहे हैं H2SO4 के साथ, तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब गैस से फॉर्म में होगा, अनस्टेबल होगा, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बट यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करता हूँ तो हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो सोडियम यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। बट हाइड्रोजन यहाँ पे किस फॉर्म के अंदर है, गैसीय फॉर्म के अंदर है। अनस्टेबल होने की वजह से डायटोमिक फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जब क्यू और आपके आर रिएक्ट कर रहे थे तो क्यू ने आर को निकाल दिया, तो मतलब क्यू की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। फिर क्यू को जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी उसको हमने कंपेयर किया पी के साथ, ठीक है। अगले में आप देखोगे पी की रिएक्शन हो रही है आर के साथ, तो उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, मेरा आर बाहर निकल रहा है, पी के साथ की तो भी क्यू बाहर निकल रहा है। तो मतलब इन तीनों रिएक्शन से मुझे एक चीज कंफर्म हो रही है कि यहाँ पे रिएक्टिविटी पी की सबसे ज्यादा है, क्यू की उससे, और फिर लास्ट में हमारे पास कौन आता है, आर, ठीक है। राउट डन कीजिए, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भाई है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि द ऑक्साइड ऑफ मेटल, कोई आपके पास एम मेटल है जिसका हमें डिस्कशन करना है। एम मेटल बाई कैन बी, उसका रिडक्शन हो रहा है द मेटल बाई कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के फॉर्म में, इन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो डज नॉट बर्न, वो बर्न नहीं हो रही। एंड द इन आपको क्या बताना है, वो क्या बनाए, इट कैन फॉर्म क्लोराइड। एंड आपको क्या करना है, ऑन द फॉर्मूला आपको गिवन किया है MCl2 एंड MCl3, राइट द केमिकल रिएक्शन, कि कोई एम मेटल है वो रिएक्ट कर रही है, कोई एम मेटल है वो रिएक्ट कर रही है मेटल बाई कार्बन मोनोऑक्साइड, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मतलब कोई मेटल है, यदि वो मेटल रिड्यूस करते हैं तो वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिएक्ट करती है विद ऑक्सीजन के साथ, तो डज नॉट बर्न, वो बर्न नहीं होती। मतलब ये मेटल की आइडेंटिटी बता रहा है कि मेटल इस तरह की नेचर की प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। तो एम की जगह पे हमें एम को रिप्लेस करना है और यहाँ पे किसी मेटल को रखना है, ठीक है। तो इन इट कैन फॉर्म क्लोराइड, क्लोराइड बनाते हैं, द फॉर्मूला आपके पास है MCl2 एंड MCl3, राइट द केमिकल रिएक्शंस। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को शो करना है। मतलब पहले फॉर्मेट बनाते हैं कि कोई एम मेटल है वो रिएक्ट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या कर रहे हैं भाई, वो एक प्रॉपर्टी शो कर रही है। फिर इसने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद इसने जो रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन बट डोंट बर्न, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, और क्लोराइड की फॉर्म में भी क्या कर रही है, वो बर्न कर रही है। मतलब यदि वो रिएक्ट करे एक बार किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और देन एक बार वो रिएक्ट किसके साथ करेगी, ऑक्सीजन के साथ। तो पहले हम रिएक्ट कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब वो रिएक्ट करेंगे ऑक्साइड फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे मेटल हमारे पास आएगी आयरन Fe2O3 रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब रिएक्ट कर रही है तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपके पास Fe प्लस CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे, कार्बन डाई ऑक्साइड। आप इसको बैलेंस करेंगे, फिर जनरली हमारे पास आयरन है और जब वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, देन केस में यहाँ पे प्रॉपर्टी शो करेगा किसकी, एफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3 फॉर्म के अंदर। यानी कि ये जो M मेटल आपके पास है ये कौन होगी यहाँ पे, आयरन। ठीक है भाई, केमिकल रिएक्शन हमें बतानी थी, हमने इनकी केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे कंप्लीट किया है। देखो भाई ये कह रहा है कि द ऑक्साइड ऑफ मेटल, एक ऑक्साइड मेटल का है, तो ये रहा ऑक्साइड ऑफ मेटल M कैन बी आपके पास रिड्यूस कर रही है टू मेटल बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, रिडक्शन कर रही है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, बट डोंट बर्न, की बर्न नहीं होती, तो ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। ठीक है, इट कैन फॉर्म्ड, वो फॉर्म्ड बना भी सकते हो मेटल्स, क्या, क्लोराइड। वही एल्युमिनियम अपनी जो वैलेंसी ऑलरेडी आपको पता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करेगा, तो उसके भी यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं वो एल्युमिनियम शो करता है, फॉलो करता है ऑक्सीडेशन नंबर बेस पे। ठीक है, द फॉर्मूला MCl2, तो एल्युमिनियम यहाँ पे आ जाएगा, तो L2 यानी कि लेविस कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टी फॉलो करा लेंगे, पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। MCl3 दैट इज स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आयरन आएगा, आयरन आपकी दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। देखो आयरन यहाँ पे, आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 भी शो करता है और +3 भी शो करता है। तो जब +2 फॉलो करेगा तो ये बनाएगा FeCl2, जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो बनाएगा FeCl3। एंड राइट द केमिकल रिएक्शंस, और हमने उन दोनों की रिएक्शन लिखी हैं। और जब आयरन डज नॉट बर्न, की आयरन क्या नहीं करता भाई, बर्न नहीं करता एटमॉस्फेयर के अंदर, नोट करेंगे भाई इसको। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई भी और ट्रांजैक्शन मेटल आप यूज कर सकते हो। ट्रांजैक्शन मेटल मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेकर और ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट को आप यूज कर सकते हो।